हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए जितने भी डीडीए जेई में पेपर हुए हैं उन सभी का डिटेल्ड सॉल्यूशन, ठीक है, फुल्ली डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने टोटल 8 पेपर, ठीक है, 8 पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और आगे का आज जो पेपर है हमारा, वो जो 29 ऑफ मार्च का आपका 2023 में सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसका डिटेल सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले शिफ्ट 1 का पेपर हम सॉल्व करा चुके हैं। इस वीडियो में हम एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है उसे भी देखेंगे। इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आखिर पेपर डीडीए कैसा ले रही है। और डीडीए का पैटर्न जो है एज कम्पेयर टू एसएससी थोड़ा डिफरेंट है। ये आपके अच्छे क्वेश्चन, आप जब 18 वाला पेपर देखेंगे तो उसमें इजी क्वेश्चन जरूर है, लेकिन 23 वाले में अच्छे लेवल क्वेश्चन है। तो आपको अपने प्रिपरेशन के लिए एक एज मिल जाता है कि हम क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, किन क्वेश्चन को हमें छोड़ना भी होता है। तो वो चीज़ें मैं एक एक करके आपको पूरा बताऊंगा वीडियो में। बाकी और भी आपके जो पेपर हैं उनका वीडियो ऑलरेडी आपका प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन को सॉल्व करने पे, ठीक है। तो हमारा ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, पढ़ते हैं। कह रहा व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट इज यूज्ड इन द केस ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट व्हेन एक्सपोज्ड टू सी कोस्ट डायरेक्टली, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन कर रहा है कि आपको बताना है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट किसके लिए। आपका कोई एक रेनफोर्स्ड कंक्रीट का सेक्शन है, ठीक है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का कोई सेक्शन है जो कि आपका एक्सपोज्ड है, किससे, सी कोस्ट से डायरेक्टली एक्सपोज्ड है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बताना है क्या, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब ये हमारा देखिए क्या दे रखा है, ये हमारा एक्सपोजर कंडीशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सपोजर कंडीशन। ये हमारा एक्सपोजर कंडीशन कहलाता है। अब इस पे भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो लास्ट में क्वेश्चन आएगा तो आप मैं एक्सपोजर कंडीशन को डिटेल में बता दूंगा। यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो यदि हमारा एक्सपोज टू सी कोस्ट डायरेक्टली है, तो यहाँ पर जो एक्सपोजर कंडीशन होता है वो हमारा केस होता है सीवियर का। हमारा केस होता है किसका, सीवियर का केस होता है, सीवियर का केस। अब सीवियर के केस की यदि हम बात करते हैं, तो यदि हम बात करते हैं सीवियर केस में, यदि हम पीसीसी की और आरसीसी दो चीजें हैं। एक तो पीसीसी है, क्या है, पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और हमारा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी। यदि हम पीसीसी के लिए मिनिमम ग्रेड की बात करते हैं तो वो होता है आपका M20, और यदि आरसीसी के लिए मिनिमम ग्रेड की हम बात करते हैं तो होता है आपका M30। क्या होता है, M30। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आपका इसके लिए पूछ रखा है, तो आरसीसी के लिए पूछ रखा है, तो मिनिमम ग्रेड M30 मीन्स आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है मैच द फॉलोइंग पॉसिबल फेल्यूर मोड्स ऑफ एन एक्सियली लोडेड कॉलम विथ देयर करेक्ट अकरेंस, ठीक है। यहाँ पर कोई एक्सियली लोडेड कॉलम के लिए आपको फेल्यूर के कंडीशन दे रखे हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फेल्यूर किसके कारण आता है। यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं। यदि हम बात करते हैं लोकल बकलिंग, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, वहाँ इसके अकॉर्डिंग हम मैच अपना कर लेते हैं। यदि हम बात करते हैं अपने लोकल बकलिंग की, यदि हम बात करते हैं, ठीक है, किसकी, लोकल बकलिंग की, तो लोकल बकलिंग कब आता है, ठीक है। तो लोकल बकलिंग आपका आता है जब भी आपका, ठीक है, आपका लोकल बकलिंग जो होता है वो अकर करता है आपका जब बकलिंग आपका वन या वन से अधिक इंडिविजुअल जो प्लेन है, जो प्लेट के इंडिविजुअल एलिमेंट, चाहे वो वेब हो जाए, चाहे वो वेब हो जाए या फ्लेंज हो जाए, ठीक है, वेब या फ्लेंज, उसमें जो बकलिंग आती है वो कहलाती है लोकल बकलिंग। उसमें जो फेल्योर आती है बकलिंग का वो कहलाती है लोकल बकलिंग। अब यहाँ पर ओवरऑल डिफ्लेक्शन नहीं होता है, नॉट ओवरऑल डिफ्लेक्शन, ऑल डिफ्लेक्शन, यहाँ पर ओवरऑल डिफ्लेक्शन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये मिल गया हमारा। तो फर्स्ट नंबर क्या मिल गया आपका, फर्स्ट नंबर का मिल गया क्या, आपका बी। चलिए पहले का बी, स्क्वैशिंग। अब स्क्वैशिंग की यदि हम जब बात करते हैं तो स्क्वैशिंग कहाँ आता है, तो स्क्वैशिंग आपका जो है रिलेटिवली जो शॉर्ट मेंबर्स होते हैं, ठीक है, आपका कोई कॉलम है, वेरी शॉर्ट कॉलम है, जैसे एग्जांपल आपका स्टोकी कॉलम, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है स्टोकी कॉलम, ठीक है। जब आपका रिलेटिवली जो लेंथ होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो वहां पर जो फेल्यूर आता है उसको कहते हैं स्क्वैशिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दूसरा का डी मिल गया। चलिए ठीक है।
अब ओवरऑल फ्लेक्चर बकलिंग की यदि बात करते हैं तो ओवरऑल फ्लेक्चर बकलिंग जो होता है वो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन आपका जो है, जो वीकर प्रिंसिपल प्लेन होता है उसमें आता है। यहाँ पर ओवरऑल डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए ए हो गया। और यदि फ्लेक्चरल टॉर्सनल बकलिंग की यदि हम बात करते हैं, जहां पर ट्विस्टिंग अकर करेगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, ठीक है, वहां पर क्या आएगा आपका फ्लेक्चर टॉर्सनल बकलिंग, तो सही ऑप्शन इसके लिए सी हो जाएगा। अब चलिए ऑप्शन पे आते हैं, तो पहले के लिए बी क्या हो गया हमारा, फर्स्ट के लिए बी। चलिए यहाँ पर सेकंड की यदि हम बात करते हैं तो हमारे लिए सेकंड के लिए क्या आ रहा है, डी, सेकंड के लिए डी। थर्ड की यदि हम बात करते हैं, थर्ड के लिए ए आ रहा है। और यदि हम फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ के लिए सी आ रहा है। अब कोई ऑप्शन देखिए जिसमें आपको ये सब मिले, फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का ए और फोर्थ का सी, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर डिटेलिंग है तो आप पीडीएफ मिलेगी वहां पर देख लेंगे। कह रहा है इन द इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स कॉम्प्रेस, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है आपका इंडियन जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका जो सिस्टम है, इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, कह रहे हैं इनमें से कौन सा कोर्स ग्रेन के श्रेणी में आपका आता है, ठीक है। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ सॉइल दे रखे हैं और इनकी साइज रेंज भी आप देख सकते हैं। अब इसमें यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोल्डर से लेकर के सैंड तक की यदि हम बात करें, ठीक है, एक सेकंड कलर भी चेंज कर लेते हैं जो आपके लिए अच्छा विजिबल हो सके। चलिए यहाँ तक यदि हम बात करते हैं तो ये आपका आता है, ये कोर्स में आता है, किसमें, कोर्स में आता है, कोर्स में। और यहाँ ये दोनों जो है वो फाइन ग्रेन कैटेगरी में आता है, किसके, फाइन ग्रेन की कैटेगरी में आता है। तो अब इसमें देखो जिसमें जिसमें सिल्ट और क्ले होगा उसको हटा दीजिए, इसमें सिल्ट दिख रहा है ये भी नहीं होगा, इसमें सिल्ट क्ले दिख रहा है ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखते हैं यहाँ पे सिल्ट दिख गया तो ये भी नहीं होगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें बोल्डर, कोबल, ग्रेवल एंड सैंड। यहाँ पर उसकी स्पेसिफिक साइजेस भी आप देख सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है, यहाँ पर आपको डायनामिक विस्कोसिटी क्या पूछ रखा है, डायमेंशन पूछ रखा है। अच्छा यदि हम डायनामिक विस्कोसिटी की बात करते हैं तो कैसे निकालते हैं डायनामिक विस्कोसिटी, यहाँ पर न्यूटन्स का लॉ लगता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से हमको क्या मिलता है, टाउ मिलता है, ठीक है। टाउ क्या मिलता है आपका, टाउ डी यू, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई, ये आपको मिलता है। यहां से हम जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या आता है, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। अब म्यू क्या है आपका, यहाँ पर जो म्यू है ये म्यू क्या कहलाता है, तो ये म्यू आपका क्या कहलाता है, डायनामिक विस्कोसिटी, क्या कहलाता है, डायनामिक विस्कोसिटी। अच्छा इसका यदि हम एसआई यूनिट देखें, एसआई यूनिट की यदि हम बात करते हैं तो क्या आता है म्यू का एसआई यूनिट, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या इसका एक और होता है क्या, उसको कहते हैं पास्कल सेकेंड, क्या कहते हैं, पास्कल सेकेंड। अब इसकी यदि हम डायमेंशन की बात करते हैं, यदि इसकी हम डायमेंशन निकालते हैं तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाती है, एमएल। इसकी डायमेंशन की यदि हम बात करते हैं तो एमएल माइनस वन डायमेंशन, वन सेकेंड, हम बात करते हैं इसकी डायमेंशन की, निकाल भी सकते हैं लेकिन डायरेक्ट याद रखिए इन सबको। इस चैप्टर जो आपका फ्लूइड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, जो चैप्टर है आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसके जितने भी आपके फॉर्मूले हैं उनकी यूनिट क्या क्या याद कर लेना है आपको, यूनिट और डायमेंशन, ये जरूर देख लें। यहाँ पे क्वेश्चन इससे बनते हैं, यूनिट और डायमेंशन दोनों देख लें, किसी भी एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्या हो जाएगा, एमएल माइनस वन टी पे माइनस वन, ठीक है, एमएल माइनस वन और आपका टी पे माइनस वन, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 for a cantilever beam, the clear distance from the free end of the cantilever to the lateral restraint shall not exceed, where D is the effective depth of the beam, B is the width of the compression face midway between the lateral restraints। अच्छा ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है,
अब इसमें क्या कह रहा है, आपको एज पर IS 456 बताना है आपके कैंटिलीवर बीम के लिए। बीम कौन सा, यहाँ दो क्वेश्चन बनता है, एक कैंटिलीवर के लिए बनता है और एक सिंपली सपोर्टेड के लिए बनता है। कैंटिलीवर बीम के लिए क्या पूछ रखा है, आपका कह रहा है कि जो क्लियर डिस्टेंस है, ठीक है, कहाँ से, फ्री एंड से, कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड से जो क्लियर डिस्टेंस है उसका, और जो आपका लिटरल डिस्टेंस है उसके बीच की डिस्टेंस कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब लेस कौन सी होती है, ठीक है, ये बताना है किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं दो चीज, एक हमारा क्या पूछ रखा है, कैंटिलीवर के लिए देता है, कैंटिलीवर के लिए, और एक हमारा पूछता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। यदि हम बात करते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं अपना, यदि हम बात करते हैं कैंटिलीवर के लिए, यदि हम कैंटिलीवर के लिए बात करते हैं तो ये होता है आपका 25B और 100B² अपॉन D, ठीक है, इसमें से जो लेस हो, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। और यदि SSB के लिए यही क्वेश्चन आपको SSB के लिए पूछ दे तो SSB के लिए हम क्या लिखते हैं, आपका SSB के लिए 60B और आपका 250, ठीक है, B² अपॉन D, और इसमें वही विच एवर इज लेस। हमारा किसके लिए पूछ रखा है, कैंटिलीवर के लिए पूछ रखा है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर C, 25B और 100B² अपॉन D विच एवर इज लेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट, सीमेंट दैट हैज डॉट is the most suitable for achieving higher ultimate strength in a given application, ठीक है, आपको हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, दो चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, एक होता है हमारा क्या, अर्ली स्ट्रेंथ, क्या होता है, अर्ली स्ट्रेंथ, और एक होता है हमारा क्या, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, या आपका हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, या जो भी कह लें इसको, तो आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये आपका इनिशियल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, ये ओवर ऑफ टाइम के बाद ये आपको स्ट्रेंथ मिलता है। अब यदि हम अर्ली स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो अर्ली स्ट्रेंथ हमको प्रोवाइड करता है वो हमको प्रोवाइड करता है C3S। C3S हमको क्या देता है, अर्ली स्ट्रेंथ C3S, ठीक है, और यदि हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वो हमको देता है C2S। यहाँ पर आपको टेबल भी दे रखा है, तो यहाँ सभी इंग्रेडिएंट्स को आप बोक्स कंपाउंड्स के कॉम्पोजिशन को देख सकते हैं, उनका अदर नेम्स को देख सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को आप देख सकते हैं। इसका PDF तो आपको मिल ही जाएगा, तो वहाँ एक एक चीज़ों को आप देख लेंगे। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हाई C2S कंटेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ ए सॉइल सैंपल इज डिफाइंड एज, कह रहा है आपको किसी सॉइल सैंपल के लिए यदि हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन की, ठीक है, सॉइल सैंपल के लिए यदि हम बात कर रहे हैं किसका, डिग्री ऑफ सेचुरेशन की। अच्छा, आपको पता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन की यदि हम बात करते हैं तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या आता है आपका, यदि हम बात करते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन की मीन्स VS, या S लिख लीजिए डायरेक्ट। S इक्वल टू आपको क्या पता है, S इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, या रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है, इनटू 100। यहाँ पर आपका यदि हम क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, 1 सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ वाइड होता है, सॉलिड नहीं होता है, 1 सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहाँ पर यदि हम यहाँ डिग्री ऑफ सेचुरेशन की बात करें तो क्या होगा आपका, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ए गिवन सॉइल मास टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अब यदि हम इसकी लिमिट्स को देख लेते हैं, चलिए लिमिट्स भी इसकी देख लेते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन की, ठीक है, इसकी हम लिमिट्स को भी एक एक करके थोड़ा कंसिडर कर लेते हैं। यदि आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन एक निकल कर आता है मीन्स आपका ये क्या है, सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड, क्या है, फुल्ली सेचुरेटेड, ठीक है। यदि आपका S इक्वल टू 0 तो कौन सा स्टेज होगा, ये ड्राई स्टेज होता है,
क्या होगा, ड्राई स्टेज। और यदि आपका ये आपका 0 से अधिक हो बट आपका लेस देन 1 हो तो इसको क्या कहते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन, पार्शियली सैचुरेटेड। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ए सॉइल मास टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इन इट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इन which type of failure of steel tension member the failure of the member occurs along a path involving tension on one plane and shear on perpendicular plane along the fasteners। ठीक है, कह रहा है कि आपके यदि हम स्टील में टेंशन मेंबर में जो फेल्यूर आता है, कौन सा फेल्यूर होगा जिसमें आपका फेल्यूर अकर करता है कहाँ पर, आपका जो है टेंशन हो रहा है आपको किसमें, वन प्लेन में, और शियर हो रहा है परपेंडिकुलर प्लेन में अलोंग द फास्टनर, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लॉक शियर फेल्यूर। ऐसे टाइप के फेल्यूर को हम कहते हैं ब्लॉक शियर फेल्यूर। ठीक है, ब्लॉक शियर फेल्यूर में क्या होता है, ठीक है, जब आपका हाई स्ट्रेंथ आता है बोल्ट में और प्लेट में जो हायर बीरिंग स्ट्रेंथ आता है तो वहां पर जो पॉसिबिलिटी होती है वहां पर ब्लॉक शियर फेल्यूर की पॉसिबिलिटीज होती हैं। इस टाइप के फेल्यूर में क्या होता है, आपका शियर आता है आपके वन प्लेन में और टेंशन होता है आपका परपेंडिकुलर प्लेन जो आपका है वहां पर। ठीक है, यहाँ इस टाइप के फेल्यूर को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के फेल्यूर को हम ब्लॉक शियर फेल्यूर कहते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग हायर स्ट्रेस नियर द जंक्शन ऑफ ए वेव एंड लोअर स्ट्रेस एट ए पॉइंट अवे फ्रॉम द वेव ऑफ ए स्टील बीम इज नोन एज। ठीक है, आपकी कोई स्टील बीम में यदि आपका हायर स्ट्रेस आ रहा है कहां पर, वेव के जंक्शन पे, नियर द वेव जंक्शन, और लोअर स्ट्रेस यदि आपका कहां पर, यदि हम बात कर रहे हैं वेव जंक्शन, नियर द वेव जंक्शन, यदि हम बात कर रहे हैं यदि वेव जंक्शन पर, यदि नियर द वेव जंक्शन पर आपका, ठीक है, क्या आ रहा है, हायर स्ट्रेस, हायर स्ट्रेस, और यदि आपका, ठीक है, लोअर स्ट्रेस आ रहा है कहां पर, अवे, पॉइंट अवे, ये तो आपका नियर हो गया, नियर वेव जंक्शन, और यदि अवे वेव जंक्शन पर आपका क्या आ रहा है, लोअर स्ट्रेस आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, लोअर स्ट्रेस। ठीक है, क्या आ रहा है, लोअर स्ट्रेस। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं शियर लैग। क्या कहते हैं इस फिनोमिना को, हम कहते हैं शियर लैग, शियर लैग। ठीक है, शियर लैग कहाँ होता है, जब आपका वेव जंक्शन, नियर द वेव जंक्शन आपका हायर स्ट्रेस होता है और अवे आपका वेव जंक्शन लोअर स्ट्रेस होता है, तो उस टाइप के फिनोमिना को हम कहते हैं शियर लैग। ठीक है, आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी अदर डिटेलिंग भी आपको दे रखी है तो वो भी आप देख सकते हैं कि लेटरल बकलिंग क्या होता है, इलास्टिक क्रिटिकल मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंट, ये सारी चीजें दे रखी है तो आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कॉन्क्रीट मिक्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट या इनकरेक्ट बताना है, स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट मे बी यूज्ड फॉर कॉन्क्रीट ऑफ M25 और हायर ग्रेड। ओके, स्टेटमेंट टू कह रहा है द मिक्स shall be designed to produce the grade of concrete having the required workability and characteristic strength। अच्छा, चलिए हम बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं नॉमिनल मिक्स ऑफ कंक्रीट की, नॉमिनल मिक्स ऑफ कंक्रीट हम कहाँ यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं आपका M20 से पहले, उसके बाद हम डिजाइन मिक्स यूज करने लगते हैं। तो आप दे रखा है आपका नॉमिनल मिक्स कंक्रीट कैन ओनली बी यूज्ड इन ऑर्डिनरी कंक्रीट कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्विंग कंक्रीट ग्रेड नॉट हायर देन M20, और यहाँ कितना दे रखा है M25। तो ये स्टेटमेंट आप क्या हो गया, रॉन्ग। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है
कि हम जब भी मिक्स की डिजाइनिंग करते हैं वो किस लिए करते हैं, तो हम रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी ग्रेड के अकॉर्डिंग और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। और इसके लिए जो हमारा मिक्स डिजाइन के लिए कोड है वो क्या है, 1062-1982 और SP 23-1982। ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ फॉर्म वर्क रिक्वायर्स ए मैक्सिमम स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ 14 डेज। कह रहा है आपके इनमें से किस प्रकार के फॉर्म वर्क के लिए मैक्सिमम स्ट्रिपिंग टाइम जो है वो हम यूज करते हैं आपका 14 डेज का, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है प्रॉप्स ऑफ बीम स्पैनिंग ओवर 6 मीटर, ओके। कह रहा है सॉफिट फॉर्म वर्क टू बीम्स, सॉफिट फॉर्म वर्क टू स्लैब और प्रॉप्स टू स्लैब्स स्पैनिंग ओवर 4.5 मीटर। यदि हम बात करते हैं 14 डेज के लिए, ठीक है, यदि हम बात कर रहे हैं 14 डेज के लिए बात यदि हम कर रहे हैं, ठीक है, यदि हम 14 डेज के लिए आपका बात कर रहे हैं तो प्रॉप्स के लिए, यहाँ किसके लिए कह रहा है क्वेश्चन हमारा, सॉफिट के वजह बीम सॉफिट के लिए और प्रॉप के लिए ऑप्शन दे रखा है। यदि हम बात करते हैं 14 डेज के लिए तो हमारा जो है प्रॉप स्लैब की स्पैनिंग 4.5 मीटर के लिए, 4.5 मीटर के लिए, ठीक है। यदि ओवर 4.5 मीटर है तो वहां पर 14 डेज टाइम लगता है। स्पैनिंग ओवर प्रॉप्स के लिए बात कर रहे हैं किसमें, स्लैब में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है हमारा स्पैनिंग ओवर 4.5 मीटर के लिए हमारा जो मैक्सिमम स्टिकिंग फॉर्मेशन का टाइम जो होता है वो 14 डेज का होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज आर करेक्ट। कह रहा है आपका इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बिगिंस एज सून एज वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद द सीमेंट। कह रहा है आपका जैसे ही सीमेंट आपके वाटर के कांटेक्ट में आता है आपके सीमेंट का हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हाइड्रेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कह रहा है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट जो है पोर्टलैंड सीमेंट का वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। जैसे ही सीमेंट को आप क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, उसमें क्या होता है, रिएक्शन तुरंत स्टार्ट हो जाता है। वो कौन सा रिएक्शन स्टार्ट होता है, हाइड्रेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। और जो उसमें आपका रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है ना कि एंडोथर्मिक। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। और इसमें जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर रिलीज होता है। और जब टेम्परेचर रिलीज होता है उसको मापते किससे हैं, ठीक है, उससे हम हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट का जो हीट होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, याद रखिए यहाँ क्वेश्चन बनता है तो बता दे रहा हूं, इसको हम मेजर करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं, क्वेश्चन पूछ दो क्या कहेंगे, कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप देख सकते हैं ये हमारा कैलोरीमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, द फिक्स्ड बीम सोन इन द गिवन फिगर कैरीज ए पॉइंट लोड। ठीक है, आपका यहाँ पर एक फिक्स्ड बीम दे रखा है, वो आपका पॉइंट लोड कैरी कर रहा है। कह रहा है व्हाट आर द फिक्स्ड एंड मोमेंट्स MAB एंड MBA। ठीक है, MAB और MBA आपको इस क्वेश्चन में पूछ रखा है। ठीक है, तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन ये भी आपका दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं फिक्स्ड बीम के लिए, तो फिक्स्ड बीम के लिए यदि इसके लिए MAB की यदि हम बात करते हैं MAB, ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, W की लोडिंग है, क्या हो जाएगा W इंटू, अब देखिए जो पास वाला लगता है उसको एज इट इज रखते हैं और जो दूर वाला होता है उसका स्क्वायर ले लेते हैं। MAB इसको याद रखिए, इसका ट्रिक है, क्योंकि सॉल्व करने में तो बहुत टाइम लगेगा ना, तो हमको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, अपॉन, ठीक है, अपॉन L का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर यदि मान लीजिए MBA पूछ रहा है, MBA वही बताया, अब B के पास के लेंगे तो W इंटू इसके पास वाला B है तो B के लिए ले लेते हैं ऐसे, और दूर वाले के लिए हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर। आपका सही ऑप्शन इसमें कौन सा मिल रहा है, इसमें सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। अदर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं क्राइटेरियाज।
1 सेकेंड, ये अदर क्राइटेरिया, यदि यूडीएल लगा हुआ है तो ए में भी WL² 12 और एम बी ए WL² 12 ही होगा। यदि आपका यहाँ पर पॉइंट लोड यदि कहीं मिड में लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर एम ए बी जो है WL/8 और आपका एम बी ए WL/8 ही होगा। यदि यहाँ पर यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड लगा हुआ है तो ये आप देख सकते हैं, तो ये सभी कंडीशन भी आप देख सकते हैं, PDF आपको तो मिल ही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When a rectangular lamina is immersed in a water at depth of 75 mm vertically, what is the depth of center of pressure of lamina? ठीक है, लेमिना का सेंटर ऑफ प्रेशर इस क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है। ठीक है, क्या कह रहा है आपका डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, कह रहा है क्या आपका, यहाँ पर मान लीजिए ये कोई वाटर है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा कंटेनर है, ये कंटेनर है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारा ये हमारा एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, वो इमर्ज्ड है, क्या है, इमर्ज्ड है। ठीक है, रेक्टेंगुलर लेमिना हमारा कोई रेक्टेंगुलर बॉडी इमर्ज्ड है। इसके लिए क्या पूछ रखा है, इसके लिए आपका सेंटर ऑफ प्रेशर पूछ रखा है, और क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर डेप्थ इसकी दे रखी है कितनी, डी, अब डी इक्वल टू कितना दे रखा है, डी इक्वल टू 75 mm दे रखा है। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यदि हम HCP की बात करते हैं, एक सेकंड कार्ड चेंज कर लेते हैं, चलिए सही है। HCP की बात करते कैसे निकालते हैं, यहाँ पर HCP इक्वल टू अब क्या होता है, H बार, ठीक है, H बार का आपका क्या लेते हैं कि CG ऑफ H बार प्लस क्या होता है IG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन AH बार। तो आपको पता है, इस पर आपको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपका क्या है, वर्टिकली है, तो वर्टिकली मीन्स थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, चलिए वैल्यू को रखते जाएं। अब H ऑफ CG रेक्टेंगल के लिए तो 75/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, D/2 मीन्स 75/2, 75/2 प्लस IG का मतलब क्या होता है, BD³ अपॉन 12। ठीक है, क्या होता है, BD³ अपॉन 12। ठीक है, यहाँ पर निकालेंगे अपना BD³ अपॉन 12, तो B इंटू D कितना, 75 का क्यूब अपॉन का 12 अपॉन H बार। ठीक है, तो H मतलब B इंटू D, D मीन 75 इंटू H बार। ठीक है, मतलब 75/2 और साइन का थीटा का तो वैल्यू यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जा रहा है, तो 1 की वैल्यू तो रखेंगे नहीं, तो कितना आ जाएगा 75/2 प्लस, अब चलिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब करते हैं, 2 से गया 6, 12 में 2 6 12, इससे एक चला जाएगा, एक चला जाएगा, इससे एक और चला जाएगा। ठीक है, B से B गया। ठीक है, तो यहाँ कितना बच रहा है, 75 अपॉन में 6। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन को माइंड से करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है, इसको सॉल्व करेंगे तो 50 आएगी, 50 mm। ठीक है, HCP की वैल्यू कितनी आ गई, HCP इक्वल टू 50 mm। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, टाइम लेंगे। कह द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल लाइज बिटवीन डॉट टू फॉर्म ए वेल कंडीशन ट्रायंगल इन ए चैन सर्वे। अब आपको पता है, यदि हम बात करते हैं वेल कंडीशन ट्रायंगल की, ठीक है, तो वहां पर एंगल जो होता है वेल कंडीशन ट्रायंगल का कितना होना चाहिए, 30 डिग्री टू 120 डिग्री फॉर वेल कंडीशन ट्रायंगल। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, तो वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए 30 से आपका लेस नहीं होना चाहिए, 120 से आपका एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर B। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर्स टॉर्जन जनरली अकर्स इन कॉम्बिनेशन विद। ठीक है, RCC मेंबर में कह रहा है कि टॉर्जन किसके कॉम्बिनेशन से अकर करता है।
ठीक है। तो जो भी टॉर्जन हमारा आकर करता है वो आपका बेंडिंग मोमेंट मींस फ्लेक्चर और आपका जो शियर फोर्स मींस ट्रांसवर्स शियर, दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा रेनफोर्स्ड बीम में वो आपका टॉर्जन, ठीक है, वो आपका टॉर्जन आकर करता है किसके, ये टॉर्जन जो आकर करता है कॉम्बिनेशन ऑफ आपका किसका किसका कॉम्बिनेशन, दो चीजें हैं, किसका किसका, तो आपका कॉम्बिनेशन ट्रांसवर्स शियर का, ट्रांसवर्स शियर और आपका फ्लेक्सर, ठीक है, ट्रांसवर्स शियर और फ्लेक्सर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। करेक्ट टू विच टाइप ऑफ, correct to which type of plane table method does the given problem belong, करेक्ट इनमें से जो प्रॉब्लम है कौन सा जो है ये प्रॉब्लम दे रखा है वो किससे बिलोंग करता है, एस्टेब्लिशिंग ए न्यू स्टेशन पॉइंट यूजिंग 2 पॉइंट एट ए प्लेन इन ऑर्डर टू लोकेट ए मिसिंग डिटेल, ठीक है, आपको एक मिसिंग डिटेल को लोकेट करना है, क्या करना है, एक न्यू स्टेशन पॉइंट को हमें स्टेब्लिश करना है 2 पॉइंट ऑफ प्लेस के सहायता से, ठीक है। वो जो मेथड होता है, देखिए हमारा प्लेन टेबल सर्वेइंग का जो है, ठीक है, कई मेथड होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, जैसे रिसेक्शन मेथड हो गया आपका, ट्राइवर्सिंग मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, ठीक है। तो उनमें से यदि हमें किसी पॉइंट मिसिंग पॉइंट के लिए उसके डिटेलिंग के लिए यदि हमें कोई मेथड यूज करना है तो वो मेथड होता है आपका रिसेक्शन मेथड, ठीक है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, न्यू स्टेशन को स्टैब्लिश करते हैं किसी भी प्लेस पर, ठीक है, जो आपका किसी मिसिंग डिटेल को लोकेट करता है, ठीक है। और इसके रिसेक्शन मेथड के दो टाइप होते हैं, ठीक है, या तो आपका 3 पॉइंट प्रॉब्लम से करते हैं या 2 पॉइंट प्रॉब्लम। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है 3 पॉइंट प्रॉब्लम आपके किस मेथड में यूज किया जाता है, तो रिसेक्शन मेथड में यूज किया जाता है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 what is the required slump value of placing the concrete in lightly reinforced section in slabs, beams and column, ठीक है, स्लैब, बीम और कॉलम के लिए आपका क्या पूछ रहा है, स्लम्प वैल्यू, लाइटली जो प्लेस्ड है उनके लिए आपका स्लम्प वैल्यू पूछ रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं टेबल दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ प्लेसिंग कंडीशन, यहाँ पर डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी दे रखा है, यहाँ पर स्लम्प, कई क्वेश्चन आपका DDA में डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी भी पूछ रखा है, तो इसको भी ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। यदि लाइटली रेनफोर्स्ड हम स्लैब, बीम, वॉल, कॉलम, स्ट्रिप, फुटिंग की बात करते हैं तो उसकी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी क्या होती है, लो होती है, ठीक है, और स्लम्प वैल्यू जो होती है वो 25 to 75 mm होती है। यदि हैविली की बात करते हैं तो ये मीडियम में आता है और इसके लिए स्लम्प वैल्यू 50 to 100 लेते हैं। एक और क्वेश्चन पूछ रखा है आपका यहाँ से इन सीटू पाइलिंग या ट्रेंच फिलिंग से भी क्वेश्चन पूछ रखा है, ये आपका हाई के लिए होता है जिसमें आपका 100 to 150 का mm आपका स्लम्प वैल्यू मिलता है। ये तीनों पे क्वेश्चन बना हुआ, आप तीनों ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है लाइटली के लिए पूछ रखा है तो 25 to 75 mm का हमें स्लम्प मिलेगा, ठीक है। आप सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। As per the Central Pollution Control Board norms, the maximum permissible limit of 3 days biochemical oxygen demand at 27 degree Celsius in water effluent when discharged into a inland river or stream, ठीक है। आपका क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं हम अपने कह रहा है कि आपका एज पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नॉर्म्स, ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट पूछ रखा है 3 डेज के बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए 27 डिग्री सेल्सियस पर एप्लुएंट को हम क्या कर रहे हैं, आपके डिस्चार्ज कर रहे हैं किसमें, इनलैंड रिवर या स्ट्रीम में, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और 3 डेज के, ठीक है। तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट पूछ रखा है। यदि इनलैंड आपका रिवर्स के लिए करते हैं तो 30 mg पर लीटर का होता है, ठीक है, 30 mg पर लीटर। पब्लिक सीवर की बात करते हैं 350 mg पर लीटर, ठीक है। और यदि लैंड ऑफ इरिगेशन की बात करते हैं तो हम 100 mg पर लीटर, ठीक है। और यदि आपका मेराइन कोस्टल एरिया की बात करते हैं तो 100 mg पर लीटर। ये डाटा आपको किसके द्वारा दे रखा है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनलैंड रिवर के लिए पूछ रखा है तो 30 mg
पर लीटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंट। ठीक है, यहाँ पर पेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट दे रखे हैं, पूछ रखा है इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पेंट में ये टॉपिक जितने भी उसे कॉन्स्टिट्यूएंट वाला टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो पेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट वाला टॉपिक है वहां से क्वेश्चन डीडीए ने भर भर के पूछ रखे हैं। तो इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट आप पॉइंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं आपका बेस के लिए, ठीक है, तो बेसिस के लिए दे रखा है व्हाइट लेड, बिल्कुल सही है। हम बेसिस में क्या यूज करते हैं, व्हाइट लेड, जिंक व्हाइट, एल्यूमिनियम पाउडर, ट्राई एल्यूमिनियम व्हाइट etc। ठीक है, इनका प्रयोग हम किसमें करते हैं, बेस के रूप में करते हैं। व्हीकल की बात करते हैं तो व्हीकल में दे रखा है लिथोफोन। ठीक है, लेकिन व्हीकल में हम लिथोफोन का यूज नहीं करते, हम ऑयल्स का यूज करते हैं, जैसे लिंस्ड ऑयल, नट ऑयल। कह रहा है कौन से इनकरेक्टली, ये हमको तो एक मिल चुका है, ये इनकरेक्टली मैच है, ये मिल चुका है। अब और देख लेते हैं पिगमेंट की यदि बात करते हैं तो उसमें कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं, तो ये बात सही है पिगमेंट वाला भी। सॉल्वेंट में हम नेफ्था का यूज करते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल का यूज करते हैं, आपका पेट्रोलियम स्पिरिट का यूज करते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, और व्हीकल के रूप में हम किसका यूज करते हैं, तो लिंस्ड ऑयल का, नट ऑयल का। ठीक है, और लिथोफोन की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो लिथोफोन हमका ड्रायर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, लिथोफोन को हम किसके रूप में यूज करते हैं, ड्रायर के रूप में। यहाँ इनकरेक्टली कौन मैच है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है सिंपली पिटोट ट्यूब कैन बी यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। कह रहा है एक सिंपल पिटोट ट्यूब जो है उसको किसके मेजरमेंट के लिए यूज में लाते हैं। तो यदि हम सिंपल पिटोट ट्यूब की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या मेजर, पहली बात तो वेलोसिटी को तो मेजर करेगा ही, स्टेग्नेशन हेड को मेजर करेगा। ठीक है, डायनामिक हेड या स्टेग्नेशन हेड जो है उसको मेजर करता है आपके। ठीक है, और आपका स्टैटिक हेड को मेजर करता है, लेकिन डायटम हेड को ये मेजर नहीं करता है, टोटल हेड को ही मेजर करता है। यहाँ फ्रिक्शन हेड को मेजर नहीं करेगा, और किसको नहीं मेजर करेगा, आपका डायटम हेड को मेजर नहीं करेगा। बाकी स्टैटिक हेड को मेजर करता है, आपका डायनामिक हेड को मेजर करता है, टोटल हेड को। 135 किसमें आ रहा है, 135, 135, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the indent of frog in a स्टैंडर्ड मॉडली बर्न्ट क्ले ब्रिक। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड मॉडली बर्न्ट क्ले ब्रिक के लिए आपका फ्रॉग का साइज पूछ रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रॉग, पहली बात हम फ्रॉग का जो फॉर्मेशन करते हैं अपने ब्रिक में, ये हमारा ब्रिक रहता है। ठीक है, ब्रिक रहता है। ठीक है, ब्रिक के ऊपर क्या लिखा रहता है, यहाँ पर एक नेम लिखा रहता है, यहाँ पर ऐसे करके इसमें नेम लिख देते हैं, ये फ्रॉग कहलाता है। अब ये फ्रॉग हम क्यों देते हैं, ये बेटर हमारी बॉन्डिंग जो ब्रिक के बीच में हो सके, वो बेटर बॉन्डिंग हो सके। बेटर बॉन्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, की के लिए, ठीक है, की ऑफ द मोर्टार्स फॉर्मिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपने फ्रॉग का यूज करते हैं। और फ्रॉग की साइज की बात करते हैं तो कितनी होती है, 100 mm इंटू 40 mm इंटू 10 mm और 20 mm। यदि हम डेप्थ की बात करते हैं तो हमारी 10 mm टू 20 mm की हम डेप्थ अपनी प्रोवाइड करते हैं, ये डेप्थ बताता है हमारा। ठीक है, तो हम डेप्थ कितनी प्रोवाइड करते हैं, तो 10 टू 20 mm का। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, एबीसी हैज ए बेस विड्थ ऑफ 80। ठीक है, ये आपका बेस विड्थ है, कितना दे रखा है आपका 80 mm, 80 mm बेस विड्थ दे रखा है। एंड हाइट ऑफ, इसकी हाइट जो दे रखी है, ठीक है, ये हाइट जो दे रखी है कितनी दे रखी है, 60 mm, कितनी 60 mm की हाइट दे रखी है। कह रहा है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस, बेस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस क्या होगा, बी एच क्यूब अपॉन 12। कितना होगा, बी इंटू एच क्यूब अपॉन 12। कितना आ जाएगा, बी एच क्यूब अपॉन 12 लेते हैं तो बी की वैल्यू कितनी रखी, 80 इंटू एच की वैल्यू 60 अपॉन 12। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने पर जो हमारी वैल्यू मिलती है वो मिलती है 40 इंटू 10 टू द पावर 3 mm पावर 4। ठीक है, ये हमारी इसकी वैल्यू यहां से मिल जाती है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
द मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी फॉर ए पेल्टन टरबाइन विद एग्जिट एंगल फाई इज गिवन बाय। तो आपके पेंटल टरबाइन के लिए जो हमारा एफिशिएंसी जो मिलती है, ठीक है, वो जो एफिशिएंसी हमारा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो NH मिलती है, ठीक है, वो हमारी कितनी मिलती है, इसके लिए पेंटल टरबाइन की यदि हम बात करते हैं तो ये हमारी मैक्सिमम मिलती है। NH मैक्सिमम की यदि बात करते हैं ये हमारी मिल जाती है 1 प्लस कॉस आई अपॉन 2, ठीक है, ये मिलती है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस फाई अपॉन 2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ए सर्कुलर कॉम्प्रेशन specimen having a cross sectional area of 100 mm square and sectional modulus of 200 mm cube carries a load of 100 kN at a eccentricity of 10 mm as shown in the given figure। कह रहा है what is the maximum stress induced in the section। ठीक है, इस सेक्शन में आपका पूछ रखा है मैक्सिमम स्ट्रेस क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपका मैक्सिमम स्ट्रेस सेक्शन के लिए पूछ रखा है। अब आपको यहाँ तक पता है क्या होता है, आपको मैक्सिमम स्ट्रेस की यदि बात करते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए पॉजिटिव लेते हैं, ऐसे स्ट्रेस के लिए बात कर लेते हैं। स्ट्रेस के लिए यदि बात करते हैं सिग्मा, इसकी जो सिग्मा निकल के आती है, ठीक है, सिग्मा निकल के आती है वो क्या होती है आपकी, यहाँ पे मैक्सिमम डायरेक्ट क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ रखा है, सिग्मा मैक्स ही कर लेते हैं। 1 सेकंड, प्लस माइनस लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम दोनों मिल जाता है, तो सिग्मा मैक्स की बात कर रहा है, इसकी सिग्मा मैक्स की क्या होता है, सिग्मा मैक्स अपन क्या होता है, P बाई ए मीन्स लोड बाई अपन एरिया प्लस एम वाई अपॉन, ठीक है, अब एम वाई अपॉन ई आई, ठीक है, एम वाई अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है, अपन आई बाई वाई, या आई बाई वाई को हम क्या लेते हैं, जेड ले लेते हैं, जेड भी ले सकते हैं, यहाँ पर आई बाई वाई को डायरेक्ट जेड लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है सेक्शन मॉडुलस की ही दे रखी है, ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। ठीक है, लोडिंग कितनी दे रखी है आपकी, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना, सेक्शन मॉडुलस इतना, कैरी ए लोड ऑफ 100 किलोन्यूटन की लोडिंग दे रखी है। तो जो 100 किलोन्यूटन की लोडिंग दे रखी है इसको न्यूटन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसको न्यूटन में चेंज कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 100 इंटू 10⁻3, ठीक है, अपॉन एरिया, ठीक है, एरिया दे रखा है क्या, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 100 mm स्क्वायर का एरिया दे रखा है, ठीक है, 100 का एरिया आपका ऑलरेडी दे रखा है, प्लस अब m का मतलब क्या होता है, p इंटू ई, p इंटू ई आपको m होता है, तो p फिर वही 100 इंटू 10⁻3, ठीक है, तो जेड तो m अपन जेड ही हो जाएगा ना। यहाँ पर जब इसको ले लिए तो इस y की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत हमें है नहीं, तो इसकी इंटू कितनी एसेंट्रिसिटी मिल रही है, 10 mm की एसेंट्रिसिटी मिल रही है, अपॉन जेड की वैल्यू दे रखा है कितना, 200 की जेड की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको जब हम टोटल को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस टोटल को यदि हम सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जाएगी, इसकी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी, 100 से 100 गया, 10⁻3 प्लस 200 100 गया, एक 10 से एक 10 गया, प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये आपका 2 5 10, ठीक है, ये आपको 5 × 10 आ जाएगा, एक सेकंड, प्लस 5 × 10 पावर 3, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो हमारी मिल जाएगी वो आएगी 6000 mm न्यूटन पर mm स्क्वायर, 6000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ, 1 सेकंड, ठीक है, तो थोड़ा सा हैंग कर रहा था, फिर से देखते हैं, हैंग कर रहा था सिस्टम। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ सॉइल्स द वेन शियर टेस्ट कंडक्टेड इन द लेबोरेटरी टू डिटरमाइन द शियर स्ट्रेंथ इज एप्लीकेबल। ठीक है, कह रहा है आपका शियर स्ट्रेंथ को क्या करना है, हमको मेजर करना है, वेन शियर टेस्ट। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ सॉइल द वेन शियर टेस्ट कंडक्टेड इन लेबोरेटरी। अच्छा, सॉइल कंडीशन पूछ रखा है, यदि हम वेन शियर टेस्ट अपने लेबोरेटरी में
कंडक्ट करते हैं किसका डिटर्मिनेशन के लिए, तो शियर स्ट्रेंथ के डिटर्मिनेशन के लिए। कौन सा कंडीशन का, ड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ स्टीफ क्ले, ओके, अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्ले, अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल और ड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्ले नहीं। हम क्या करते हैं, हम क्या मेजर करते हैं वेन शियर टेस्ट में, जब भी हम वेन शियर टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें हम डिटरमाइन करते हैं क्या, आपका अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ठीक है, स्पेशली वेरी सॉफ्ट और सेंसिटिव क्ले के लिए, ठीक है, किसके लिए, वेरी सॉफ्ट और सेंसिटिव क्ले के लिए अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्ले, ठीक है, सॉफ्ट क्ले। सही ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा है ऑल द फॉलोइंग आर द assumptions मेड इन टर्जागिज थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट, ठीक है, यहाँ पर आपका टर्जागिज थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन का assumption से क्वेश्चन पूछ रखा है, कहीं इनमें से कौन सा उस assumption में नहीं आता है। द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ सॉइल वेरीज एट ऑल पॉइंट्स ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, पहले ही स्टेटमेंट गलत है, ये वेरी नहीं करता है, ये आपका जो है कांस्टेंट थ्रू आउट द पीरियड होता है, तो ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये आपका नहीं होगा। सही ऑप्शन तो यही मिल जाएगा। चलिए और भी देख लेते हैं। डार्सी लॉ इज वैलिड थ्रू आउट द कंसोलिडेशन प्रोसेस, ये बात सही है। सॉइल इज होमोजेनियस आइसोट्रोपिक, यही बात सही है। सॉइल इज फिल्ली सैचुरेटेड, ये भी स्टेटमेंट सही, ये सब आपका assumption ये नहीं है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। For a simply supported beam, the restraint against torsional rotation at supports may be provided by, ठीक है, आपका सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए यदि हमको रिस्ट्रेंड अगेंस्ट टॉर्सनल रोटेशन प्रोवाइड करना है तो हमें क्या प्रोवाइड करना होता है, ये आपका एज पर IS 800 2007 यदि हम सिंपली सपोर्टेड बीम है उसको क्या प्रोवाइड करना, रिस्ट्रेंट प्रोवाइड करना है टॉर्जन के अगेंस्ट, तो हम उसमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो हम उसमें क्लीट प्रोवाइड करते हैं, वेव ऑफ फ्लेंज क्लीट और आपका वर्टिकल स्टिफनर, दो चीजें हम प्रोवाइड करते हैं आपका रिस्ट्रेंट के लिए, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 जिसमें आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बीम इज एन इनडिटर्मिनेट बीम, कह रहा है इनमें से कौन सा इनडिटर्मिनेट बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर, वन एंड हिंज एंड अदर एंड रोलर बीम और कॉन्टिन्यूअस बीम। यदि हम टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर में देखें तो हमारे पास दो प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, एक डिटर्मिनेट और एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो जिसको एनालाइज करने के लिए हम बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज करते हैं वो हमारा डिटर्मिनेट कहलाता है, और जिनको बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम एनालाइज नहीं कर सकते वो हमारा इनडिटर्मिनेट आपका बीम कहलाता है या इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहलाता है। इसका एग्जांपल डिटर्मिनेट का क्या क्या हो सकता है, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, 3 हिंज आर्च, और इनडिटर्मिनेट की यदि हम बात कर लेते हैं तो उसका क्या होता है, फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड आर्च, ठीक है, मल्टी स्टोरेड फ्रेम, ये सब क्या है इसके आपका एग्जांपल है। इसमें किसी के इनडिटर्मिनेट के लिए पूछ रखा है तो इनडिटर्मिनेट का फिक्स बीम आपको दे रखा है, सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर, 1 इंच, ठीक है, इनडिटर्मिनेट की बात कर रहा है ना। कॉन्टिन्यूअस बीम भी आपका इनडिटर्मिनेट बीम है, कॉन्टिन्यूअस बीम भी आपका इनडिटर्मिनेट बीम होता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस बीम, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें एक और जोड़ सकते हैं क्या, कॉन्टिन्यूअस बीम, कॉन्टी बीम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What should be the minimum sample size for the Flakiness index test for aggregates, ठीक है, कह रहा है हम अपने एग्रीगेट का जब फ्लैकिनेस इंडेक्स टेस्ट कर रहे हैं, कह रहा है उसके लिए आपका क्या कह रहा है, आपका मिनिमम सैंपल साइज पूछ रखा है, ठीक है। तो हम ये जो आपका फ्लैकिनेस इंडेक्स टेस्ट का डिटर्मिनेशन करते हैं वो एज पर IS 2386 1963 के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं कि ये आपको परसेंटेज बाई वेट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इट हुज आपका लिस्ट डायमेंशन दिया होता है और वो कितने से लेस होना चाहिए, तो लेस देन आपका 3/5 ऑफ देयर मीन डायमेंशन, ठीक है, ऑफ मीन डायमेंशन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रखा है मीन डायमेंशन, ठीक है, ये होता है। अब एपार्टस क्या क्या यूज करते हैं उसमें, तो ब्लेन, आपका मेटल गेज,
सीव। अब आइए इसके लिए आपको दिखा देते हैं, ये डायग्राम देख सकते हैं, 1 सेकंड। फ्लैटनेस इंडेक्स इस डायग्राम, ये आपका एपर्टस है जिससे हम फ्लैटनेस इंडेक्स का मेजरमेंट करते हैं, और मिनिमम नंबर ऑफ पीसेज जो होती है वहां पर कितनी होती है, 200। ठीक है, कितना, 200। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following conditions should satisfy for the formation of super critical flow in open channel? ठीक है, एक ओपन चैनल में आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो, तीन प्रकार से फ्लो होते हैं, एक आपका सब क्रिटिकल फ्लो होता है, सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है और क्रिटिकल फ्लो। सब क्रिटिकल फ्लो के लिए आपका जो फ्रॉड नंबर होता है वो कितना होता है, लेस देन 1। सुपर क्रिटिकल के लिए फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 1, और आपका क्रिटिकल के लिए आपका फ्रॉड नंबर इक्वल टू 1 होता है। अब डेप्थ ऑफ फ्लो आपका क्रिटिकल वाईसी क्या है, वाईसी है आपका क्रिटिकल डेप्थ, क्रिटिकल डेप्थ, वाईसी इज क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है, यदि आपका डेप्थ जो है क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा है सब क्रिटिकल फ्लो होगा, यदि डेप्थ आपका क्रिटिकल डेप्थ से कम है तो आपका सुपर क्रिटिकल, और यदि इक्वल है तो आपका क्रिटिकल होगा। अब ये क्वेश्चन किसके लिए पूछ रखा है, सुपर क्रिटिकल के लिए कंडीशन पूछ रखा है। सुपर क्रिटिकल के लिए, सुपर क्रिटिकल के लिए आपका जो डेप्थ होगा, व्हेन डेप्थ ऑफ फ्लो इज लेस देन आपका क्रिटिकल डेप्थ, कहीं दे रखा है यहाँ पर, और फ्लॉट नंबर व्हेन डेप्थ ऑफ फ्लो इन चैनल इज, व्हेन डेप्थ ऑफ फ्लो इन चैनल इज इक्वल वाला नहीं होगा, व्हेन डेप्थ ऑफ फ्लो इन द चैनल इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ, सही बात है, और आपका फ्लॉट नंबर इज ग्रेटर देन 1, तो आपका क्या होता है, सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ओह यहाँ पे ऑप्शन मिस रह गया है, कह रहा है मैच द टाइप ऑफ लेवलिंग विच एप्लीकेशन। चलिए हम अपनी यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आप ऑप्शन देख सकते हैं, छूट गया होगा, मैं इसको अपडेट करा दूंगा। ठीक है, यदि हम बात करते हैं सिंपल लेवलिंग की, ठीक है, एक आपका सिंपल लेवलिंग दे रखा है, डिफरेंशियल लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल लेवलिंग हम कब करते हैं, ठीक है, तो सिंपल लेवलिंग की यदि बात करते हैं, ठीक है, तो सिंपल लेवलिंग कब करते हैं, तो हम अपना सिंपल लेवलिंग करते हैं आपका जब आपका, ठीक है, यदि आपका डिफरेंस दे रखा, क्या होता है, यदि आपका व्हेन द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, व्हेन द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन, इफ द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन आपका 2 पॉइंट्स दे रखा है, ठीक है, और उसको हम सेटिंग आउट करने मिडवे 2 पॉइंट के बीच के, तो उसे हम करते हैं सिंपल लेवलिंग। ठीक है, ये कोई ऑप्शन दे रखा है आपका, सिंपल लेवलिंग क्या करें, व्हेन द डिफरेंस लेवलिंग इज डन इन ऑर्डर टू कॉन्टेक्ट बेंचमार्क टू द स्टार्टिंग पॉइंट, नहीं, व्हेन 2 पॉइंट्स इज डिटरमाइंड बाय सेटिंग लेवल इंस्ट्रूमेंट बिटवीन 2 पॉइंट, ये हो जाएगा सिंपल लेवलिंग के लिए, ये मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिफरेंशियल लेवलिंग के लिए। ठीक है, यदि आपका लार्ज डिफरेंस आता है, ठीक है, यदि डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज लार्ज, तो वहां पर हम डिफरेंशियल लेवलिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑप्शन लार्ज वाला दे रखा है, व्हेन द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन बिटवीन पॉइंट इज लार्ज एंड देयर ऑब्स्टेकल, तो वहां पर हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल लेवलिंग करते हैं, ये मिल गया। ठीक है, फ्लाई लेवलिंग कब करते हैं, ठीक है, तो फ्लाई लेवलिंग आप कब करते हैं, तो जब आपका, ठीक है, when the difference आपका when the differential leveling is done in order to connect a benchmark to the starting point of alignment project, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लाई लेवलिंग करते हैं, तो इसका ए मिल जाएगा। और क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग की बात करते हैं, ये आपका ट्रांसफर के लिए क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग करते हैं। इससे आप मैच कर लेंगे तो आपको सही ऑप्शन भी मिल जाएगा, जैसे 1 का मिल गया आपका कितना, 1 का बी, आप यहाँ से देख सकते हैं, 2 का मिल गया डी, 3 की बात करते हैं 3 का मिल गया ए, और 4 की बात करते हैं तो 4 का मिल गया सी, तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका होगा। यहाँ टाइपिंग छूट गया है तो आप देख सकते हैं, मैंने डिटेल बता दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर डिस्चार्ज क्यू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए पंप इज ns, फॉर हाफ डिस्चार्ज विद द सेम हेड द स्पेसिफिक स्पीड विल बी। ठीक है, तो हाफ डिस्चार्ज के लिए स्पेसिफिक स्पीड पूछ रखा है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको यदि हम एनएस की बात करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप की एनएस की बात करते हैं, तो एनएस इक्वल टू क्या होता है, एन, 1 सेकंड, एन अंडर रूट क्यू, एन अंडर रूट क्यू अपॉन एच टू द पावर 3/4, सॉरी 3/4,
ये मिलता है हमको NS, आपका पंप का स्पेसिफिक स्पीड मिल जाता है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं हमको क्या करना है, इसको आधा कर देना है, ठीक है। चलिए NS डैश मान लेते हैं इसको, NS डैश की बात कर लेते हैं, तो हमको डिस्चार्ज को आधा करना है, Q/2, ठीक है, Q/2 अपॉन H⁴ 3/4, हेड को सेम रखना है। चलिए तो अब दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, तो यहाँ से NS हमको डैश का मिल जाएगा, तो दोनों का रेशियो NS अपॉन NS डैश इक्वल टू, ठीक है, दोनों का रेशियो लेते हैं, N/N√Q अपॉन N√Q/2 अपॉन 1 सेकेंड, इसका H⁴ 3/4, H⁴ अब ये तो खत्म हो जाएगा, N से N भी गया, √Q से √Q गया, √2 बचा, ठीक है, क्या बचा, √2। यहाँ पर NS डैश को इधर लेते आते हैं, तो NS डैश बराबर क्या बचा, NS अपॉन में √2। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, थोड़ा नया क्वेश्चन था। When the available length is less than the required length of a tension member, ठीक है, यदि आपका कोई भी अवेलेबल लेंथ टेंशन मेंबर के लिए, ठीक है, वो रिक्वायर्ड से कम है, तो हम उसे ऐड करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं जो कंपोनेंट, उसे हम कहते हैं स्प्लाइसेस, ठीक है, उसे हम प्रोवाइड करते हैं स्प्लाइसेस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन। स्प्लाइसेस आर प्रोवाइडेड टू मैक्सिमाइज या टू अचीव द रिक्वायर्ड लेंथ फ्रॉम द स्मॉलर लेंथ साइज मेंबर्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following are components of water treatment system? Select only the severe apparatus, ठीक है, क्यों severe apparatus बताना है। अच्छा चलिए, severe apparatus क्या होते हैं, ठीक है, तो आपका severe apparatus आपका वो आपका apparatus होते हैं, ठीक है, जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं आपके सीवरेज सिस्टम के लिए एफिशिएंट ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए प्रोवाइड किया जाता है, क्या कहते हैं, सीवर अपैरेटस, जिसमें आपका क्या क्या आता है, तो मेन होल, ड्रॉप होल, लैंप होल, ठीक है, मेन होल आ जाता है, देखिए क्या क्या मिल गया, मेन होल मिल गया, ठीक है, लैंप होल, ड्रॉप होल, क्लीन आउट, स्ट्रीट इनलेट, फ्लशिंग टैंक, ठीक है, फ्लशिंग टैंक भी मिल गया यहाँ पर आपका, ग्रीस एंड ऑयल ट्रैप, ठीक है, आपका इन्वर्टेड साइफन, ठीक है, आपका स्टॉर्म रेगुलेटर भी आता है, ठीक है, स्टॉर्म रेगुलेटर भी आता है, ठीक है, कौन कौन सा नहीं आ रहा है इसमें से, ठीक है, तो आपका एयरसन टैंक नहीं आ रहा है, इनहॉफ टैंक नहीं आता, अब कौन कौन सा आ रहा है, तो 1 2 5, किसी में है 1 2 5, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस एफिशिएंसी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, यहाँ पर स्लो सैंड फिल्टर की परफॉर्मेंस एफिशिएंसी की बात कर रहा है, ठीक है, कह रहा है इट रिमूव्स अबाउट 98 to 99% बैक्टीरिया, ठीक है, कह रहा है कि ये आपका 98 to 99% बैक्टीरिया को रिमूव करता है, ये बात सही है, ठीक है। इट रिमूव्स टर्बिडिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 50 ppm, चलिए एक एक चीजों को हम देख ही लेते हैं, ठीक है। इट डज नॉट रिमूव कलर ऑफ रॉ वाटर, इट रिमूव्स अबाउट 95% कोलाइडल मैटर, चलिए एक एक चीजों को हम देख लेते हैं। हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, बिल्कुल रिमूव करता है, ठीक है। स्लो सैंड फिल्टर आपके बैक्टीरिया रिमूवल के लिए हाईली एफिशिएंट होता है, जो कि आपका 98 to 99% बैक्टीरिया लोड को रॉ वाटर से रिमूव करता है। चलिए और बात कर लेते हैं, कलर की बात करते हैं, तो ये आपका कलर रिमूव जरूर करता है, कितना 20 to 25%, कितना 20 to 25% कलर का रिमूवल करते हैं। टर्बिडिटी की बात करते हैं, तो बिल्कुल टर्बिडिटी का भी आपका 50 ppm आपका रिमूव करता है टर्बिडिटी को भी, ठीक है। अच्छा, घटे टर्बिडिटी वाले वाटर के लिए 60 ppm तक के लिए नेसेसरी होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट करते हैं। कोलाइडिकल पार्टिकल को ये रिमूव नहीं करता है। चलते हैं अपने ऑप्शंस पे, 1 सेकेंड, तो ये आपका सही है, इट रिमूव्स टर्बिडिटी टू एक्सटेंड 50 ppm, ये भी सही है। कह रहा है इट डज नॉट रिमूव कलर, नहीं रिमूव करता है, तो ये भी गलत मिल गया आपका। इट रिमूव 95% कोलाइडल मैटर, कह रहा है 95 नहीं, अभी आप देख सकते हैं कितना कोलाइडल मैटर को रिमूव करता है, ठीक है, तो ये रिमूव नहीं करता है कोलाइडल मैटर को। तो आपका सही कौन सा है, तो एक सही है, 2 सही है, ठीक है, 1 और 2 आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू टैक्योमेट्रिक सर्वे इज करेक्ट, कह रहे हैं इनमें से टैक्योमेट्रिक सर्वे के लिए
कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है। कह रिडक्शन डायग्राम्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग करेक्शन फॉर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस डायरेक्टली। बिल्कुल सही बात है। जब हम बात करते हैं अपने टेक्योमेट्रिक सर्वे में ठीक है, हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उनके करेक्शन को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा रिडक्शन डायग्राम, हाँ रिडक्शन डायग्राम का यूज हम करते हैं किसके लिए, हम मेजर करने के लिए करेक्शन अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस में। ये स्टेटमेंट सही है। टेक्योमीटर टेबल्स आर प्रिपेयर्ड फॉर 1 मीटर स्टाफ इंटरसेप्ट व्हेन स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकली एंड कांस्टेंट्स आर 100 एंड 0। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, दोनों स्टेटमेंट में आपके करेक्ट हैं। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is independent of the properties of water with respect to permeability। ठीक है, कह रहा है इनमें से कौन सा आपका इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, इनमें से जो प्रॉपर्टी दे रखी है जो वाटर पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन वाटर पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी वाटर पे डिपेंड करती है, बट कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी वाटर से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी वो डिपेंड केवल वाटर पे ही नहीं करता है, सॉइल प्रॉपर्टीज पे भी करता है, बट आपका कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी वाटर से इंडिपेंडेंट होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The flexural strength of concrete for M25 grade concrete as per IS 456-2000। ठीक है, एज पर 456-2000 आपका क्या पूछ रखा है, तो यहाँ पूछ रखा है आपका फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ। फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ क्या होता है, 0.70 अंडर रूट FC के। ठीक है, FCR, चलिए निकाल लेते हैं FCR को अपना, 0.70 अंडर रूट M25 है 25। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following, one second, which of the following types of pipe is not commonly used in water supply scheme। इनमें से कौन से पाइप को हम वाटर सप्लाई स्कीम में यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन दे रखा है सीमेंट कंक्रीट पाइप, ब्रॉट आयरन पाइप, स्टील सिंडिकल रेनफोर्स कंक्रीट पाइप और स्टील पाइप। तो हम अपने जो है रॉ वाटर सप्लाई सिस्टम में पहले जो है इनिशियली हम यूज करते थे अपने ब्रॉट आयरन पाइप को, बट अब हम ब्रॉट आयरन पाइप को अपने वाटर सप्लाई स्कीम में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं यूज करते हैं, क्यों नहीं इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसे हम इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, जंग लगने की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, इससे हमारा वाटर भी पॉल्यूटेड होता है और इसकी लाइफ स्पैन भी कम होती है। ठीक है, तो इसे हम यूज नहीं करते। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्रॉट आयरन पाइप, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है आपका ए कैंटिलीवर रेक्टेंगुलर बीम हैज 40 mm विड्थ। ठीक है, ये आपको 40 mm है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका 40 mm है। ठीक है, 40 mm है। और क्या कह रहा है आपका डेप्थ 60 mm, ये आपका कितना है 60 mm का। ओके, उसमें 6 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड। ठीक है, यहाँ पर आपका पॉइंट लोड आ रहा है कितने का, ये पॉइंट लोड है आपका 6 किलोन्यूटन का। ओके, बेंडिंग स्ट्रेस इज नॉट एक्सपेक्टेड 40 MPa। ओके, फाइंड द स्पैन। अच्छा, ये आपको पूछ रखा है स्पैन कितना होगा, ये आपको पूछ रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, a cantilever beam rectangular beam has 40 mm width and 60 mm depth. If the cantilever is subjected to a point load of 6 kN at the free end and the bending stress is, अच्छा बेंडिंग स्ट्रेस भी आपका दे रखा है, सिग्मा मैक्स दे रखा है आपका। ठीक है, सिग्मा मैक्स दे रखा है, कितना दे रखा है 40 MPa, 40 MPa। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या पता है, आपको पता है सिग्मा मैक्स इक्वल टू क्या होता है, m अपन i इंटू वाई। ये आपको कितना दे रखा है 40 दे रखा है। चलिए वैल्यू रखते हैं, m मीन्स लोड, कितना लोड दे रखा है तो 6 इंटू 10⁻³ किलोन्यूटन, न्यूटन में चेंज कर लेते हैं, इंटू y। ठीक है,
यहाँ पर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल होता है ना, यहाँ पर एम जो डब्ल्यू एल आ जाएगा, तो डब्ल्यू इंटू एल, तो मीन्स एल तो हमको फाइंड ही करना है, डब्ल्यू इंटू एल अपॉन आई बी डी क्यूब अपॉन 12, ठीक है। 40 किसको सेक्शन कट करेगा, इस पे सेक्शन कट करेगा, तो इसको हम डी लेंगे, 40 इंटू 60 पावर 3 अपॉन 12, और y तो उसी का हाफ ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 60 का हाफ 30। यहाँ सॉल्व कर देते हैं, l की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना पड़ता है क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो l की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 160 mm, l की वैल्यू कितनी आएगी 160 mm। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड एज, आपको पता है लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल का जो रेशियो होता है म्यू इक्वल टू लेटरल माइनस होता है यहाँ पर लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल और ये म्यू क्या होता है यहाँ पर पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ स्टील मेंबर्स ऑलवेज इन टेंशन, ठीक है। आपका स्टील मेंबर आपका ऑलवेज टेंशन में है, ठीक है, जिसपे आपका कोई प्री टेंशन नहीं लगा है, ठीक है। तो आपका कह रहा है उसके लिए इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो। अच्छा, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो इस टेबल को बिल्कुल याद रखिएगा, इस पे बार बार डीडीए ने क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इसके लिए यदि हम बात करते हैं टेंशन के लिए 400 वैल्यू आती है, बाकी भी आप देख सकते हैं, ठीक है, बाकी कंडीशन आप देख सकते हैं मेंबर का। इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ए थियोडोलाइट, कह रहा है आपका एक थियोडोलाइट इन विच द टेलीस्कोप कैन बी रिवॉल्व थ्रू ए कॉम्प्लीट रिवोल्यूशन इन वर्टिकल प्लेन। जब वर्टिकल प्लेन में अपने हम थियोडोलाइट को कॉम्प्लीट रिवोल्यूशन दे सकते हैं, तो उस प्रकार के थियोडोलाइट को हम कहते हैं ट्रांजिट थियोडोलाइट, और जब नहीं दे सकते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, ठीक है। ये कौन सा होगा, ये आपका होगा ट्रांजिट थियोडोलाइट। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन, ये बार बार ये क्वेश्चन जो है ना आपका बार बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है, तो इसको ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि बार बार पूछा है इसको, ठीक है। पेपर में आने की संभावना ऐसे क्वेश्चन की ज्यादा रहती है। कह रहे ए रेक्टेंगुलर कॉलम इज 150 mm and 100 mm thick and carries a load of 150 kN at an eccentricity of 10 mm in a plane. Bisecting the thickness, find the maximum and minimum intensity of stress, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस आपको इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब आए हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट में रखिएगा, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो सर्कुलर बना के आए या रेक्टेंगुलर बना के आएगा जरूर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको कंबाइंड के लिए पूछ रखा है, सिग्मा कंबाइंड पूछ रखा है, क्या होता है आपका, तो सिग्मा आपका निकाल लीजिए, किसका, सिग्मा नॉर्मल, ठीक है, आपका निकाल लीजिए सिग्मा नॉर्मल प्लस सिग्मा बेंडिंग, सिग्मा बेंडिंग निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा बराबर, इसका होता है पी बाई ए प्लस माइनस एम अपॉन आई टू आई। चलिए पी बाई ए, लोड कितना का 150 का, चेंज कर लेते हैं, तो 150 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया, एरिया कितना हो जाएगा 150 इंटू 100 प्लस माइनस इसका m, ठीक है, m इंटू ई हो जाएगा ना, m अपॉन वाई, तो लोड हमको और सेंट्रिसिटी का, तो इसको क्या होता है p इंटू ई, p इंटू ई, तो ये हो जाएगा p इंटू ई, कितना हो जाएगा p का वैल्यू, तो ये 150 इंटू 10⁻³, ठीक है, इंटू 10, ठीक है, इंटू
ये अपन आई मतलब बी डी क्यूब अपन 12, जिस पे कट करता है उसी को डी लेते हैं, आपको पता है कितना हो जाएगा 100, 150 पे काट रहा है ना, 100 एसेंट्रिसिटी 150 पे काटेगी, 100 इंटू कितना 150 का क्यूब अपॉन 12 इंटू वाई, ठीक है। तो वाई कितना आ जाएगा आपका 150 का आधा, तो 75। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 10, ठीक है। 150 150, हाँ 2 हो गया, 10 आएगा। प्लस इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू जो आएगी वो आएगी +-4। यदि हम मैक्सिमम की बात करते हैं, सिग्मा मैक्सिमम की यदि बात करते हैं, प्लस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 14, और सिग्मा मिनिमम की बात करते हैं तो माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा 6। 14 और 6 सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, कह रहा है द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ क्लोराइड एज present in water that is used for mixing concrete with enable embedded steel, ठीक है। आप आपको क्लोराइड का परसेंटेज एज पर IS 456/2000, ये टेबल से क्वेश्चन पूछता है, आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। किसके लिए पूछ रखा है, क्लोराइड के लिए, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो क्लोराइड के लिए तो 2000 mg/लीटर कॉन्क्रीट वर्क के लिए, ठीक है। तो अब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कितना 2000 mg/लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है ए सर्वे इज टू बी मेड विद ए चेन और टेप हैविंग इट्स ट्रू लेंथ L एंड इनकरेक्ट लेंथ L', लेट द एक्चुअल वॉल्यूम V एंड मेजर्ड वॉल्यूम V डैश, देन द करेक्शन ऑफ वॉल्यूम इज गिवन बाय। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है आपका, ठीक है। करेक्शन ऑफ वॉल्यूम पूछ रखा है, आपको क्या पता है, आपको पता है यहाँ पर क्या हम लेते हैं, ट्रू, क्या लेते हैं, ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू आपको रॉन्ग इंटू रॉन्ग। चलिए ट्रू लेंथ, पहले ट्रू वॉल्यूम ले लेते हैं, V इंटू आपका ट्रू लेंथ, तो वॉल्यूम को कंसिडर है तो L क्यूब इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग ले लेते हैं, ठीक है। तो रॉन्ग वॉल्यूम आपको कितना का V डैश इंटू रॉन्ग लेंथ L डैश का क्यूब। क्या पूछ रखा है आपका, देन द करेक्शन फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम करेक्शन पूछ रखा है, मीन्स V पूछ रखा है, निकाल दीजिए। V निकालेंगे तो क्या आ जाएगा V डैश इंटू आपका L डैश क्यूब अपॉन L क्यूब, टोटल कर दीजिए क्या आ जाएगा, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा V डैश L डैश अपॉन L, कोई मिल रहा है आपको, V डैश L डैश अपॉन L पावर 3 मिल गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, कह रहा है ए सिंपली सपोर्टेड बीम carrying a uniformly distributed load of 10 kN per meter is shown in the given figure. Determine the distance at which shear force is equal to 0 for point C, ठीक है। जहाँ पर आपका वो आपका डिस्टेंस पूछ रखा है, जहाँ पर shear force 0 हो जा रहा है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पहले RA प्लस RB निकाल लेते हैं, RA प्लस RB कितना हो जाएगा, कोई लोडिंग देख लीजिए, यही लोडिंग है, कितने पे 2 मीटर 10 दूनी 20, कितना आ गया 20 किलोन्यूटन, कितना किलोन्यूटन है। चलिए अब हम क्या निकाल लेते हैं, दोनों एंड का रिएक्शन निकाल लेते हैं। चलिए हम ए से लेते हैं तो RA इंटू 5 कितना हो जाएगा, RA इंटू 5, इसका ले लेते हैं तो 1 सेकेंड, RA इंटू 5, नीचे की ओर तो माइनस लेंगे, -10 इंटू 2 कितने पे 3 पे इंटू 3 मीटर लग रहा है बराबर 0, इसे 0 मान करते हैं तो RA निकल जाएगा, यहाँ से करेंगे तो RA निकल जाएगा हमारा 12 किलोन्यूटन का, RB निकाल सकते हैं तो RB निकल जाएगा, 20 में घटा देंगे तो 8 किलोन्यूटन का RB निकल गया। ये मिल गया हमारा कितना
और ये मिल गया। ठीक है, दोनों मिल गया हमारा। चलिए आर भी मिल गया। ये कितना मिल गया 12 का, और ये मिल गया हमारा 8 का। चलिए अब इसके लिए हम निकाल देते हैं अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम ऐसे रख लेते हैं, बना ही लेते हैं। 1 सेकेंड। ठीक है, आर मिल गया हमको कितना, यहाँ पर आर मिला, ये आर है, ये आर भी है। चलिए ये 1 मीटर, 2 मीटर, ये 2 मीटर। चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर कितना 12 का आर मिला है। चलिए 12 है, 12 का आर मिल गया हमको। 1 सेकेंड। कहाँ तक जाएगा, जहाँ पर आपका लीनियर जाएगा, कोई लोडिंग नहीं है, कांस्टेंट। यहाँ पर लोडिंग आ गया तो ये आपका लीनियर जाएगा। कितना तक, तो 12, कितना 8, 2, कितने का है 10 का है, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 हो गया, तो कितना हो गया 12, 12 माइनस 20, -8 आ गया। ये नीचे गिर जाएगा -8 तक, कितना -8 तक। चलिए ये आ गया -8 तक, यहाँ से फिर सीधा, और 8 है ये। ठीक है, ये चलिए ये जो है मान लेते हैं हम, तो ये हमारा कितना है 12 का है, ये हमारा 12 है, ये हमें पता है 8 है, 8 है। ठीक है, चलिए इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x, इसको हम मान लेते हैं क्या x, इसको हम फाइंड करना है ना, x मान लेते हैं। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, कितना है 2, 2 माइनस x हो जाएगा। तो ये हो गया x, तो ये हमारा 2 माइनस x हो जाएगा 2, ये जो है ये डिस्टेंस 2 माइनस x। सिमिलरिटी ट्रायंगल लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा 12/8 इक्वल टू x अपॉन, ठीक है 2 माइनस x। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी ना, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी आपकी 1.2। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू IS 10-500/2012 the maximum permissible limit of total alkalinity as calcium carbonate present in drinking water in the absence of an alternate source of water is। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज आपको पूछ रखा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IS फॉर्मूला द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ टोटल एल्कलिनिटी। ठीक है, टोटल एल्कलिनिटी टोटल कितना लेते हैं तो 600 mg/L। ठीक है, क्या हो जाएगा 600 mg/L। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statement is correct in the case of singly reinforced concrete beam। ठीक है, यहाँ पर सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, कंक्रीट बीम के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट पूछ रखा है, इलास्टिक मॉडली फॉर कंक्रीट एंड स्टील हैव डिफरेंट, नहीं ये रॉन्ग बात है। क्या है, रॉन्ग है, सेम वैल्यूज विद इन द लिमिट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द बीम। प्लेन सेक्शंस ट्रांसवर्स टू द सेंटर लाइन ऑफ द बीम बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ये स्टेटमेंट सही है। कॉम्प्रेशन मेंबर इज बोर्न बाय द कंक्रीट। ठीक है, compression is borne by the concrete। ओके, ये स्टेटमेंट ये भी रॉन्ग है। एक्चुअल में ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग ही है, क्योंकि जो कंप्रेशन आता है ना वो केवल कंक्रीट के द्वारा नहीं आता है, मान सकते हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल लोडिंग और आपका मूवमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करता है। चलिए मान भी सकते हैं, क्योंकि उसके कारण तो आता ही है, ओनली नहीं लिखा है तो मान सकते हैं। स्टील पॉजेस इनिशियल स्ट्रेस व्हेन एम्बेडेड इन कंक्रीट, सही बात है, इनिशियल स्ट्रेस लेता है आपका। ठीक है, करेक्ट पूछ रहा है कौन सा है। ठीक है, ये तो करेक्ट नहीं हुआ, ये भी करेक्ट नहीं हुआ, ये वाला तो करेक्ट मिला है। अच्छा, ये वाला करेक्ट मिला है। स्टील पॉजेस इनिशियल स्ट्रेस व्हेन एम्बेडेड इन
कंक्रीट नहीं। जब हम कंक्रीट में जो है अपने स्टील को एम्बेडेड करते हैं तो जो आपका इनिशियल जो है स्ट्रेस होता है, ठीक है, वो आपका जो आता है कौन सा आता है, तो वो होल बीम लेता है, केवल स्टील नहीं लेता, होल बीम लेता है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। तो सही आपको कौन सा स्टेटमेंट है, केवल ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statement is correct when the marine deposit are under a very large depth of water? ठीक है, आपका जो मराइन डिपोजिट मतलब ओशियन के पास जो आपको सॉइल मिलती है वो मराइन सॉइल कहलाती है। वो आपका क्या कर रहा है, लार्ज डेप्थ ऑफ वाटर। यदि लार्ज डेप्थ ऑफ वाटर में है, ठीक है, तो उस पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो इंक्रीज हो जाएगा। जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उस पर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो इस कारण क्या होगा, आपका इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा। अब इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस होगा तो जाहिर सी बात है आपकी टोटल स्ट्रेस भी क्या हो जाएगी, वो भी रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगा, लोअर इफेक्टिव स्ट्रेस और लोअर शियर स्ट्रेस स्ट्रेंथ, ठीक है कहीं लोअर इफेक्टिव इज हैज लो इफेक्टिव स्ट्रेंथ एंड लोअर शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। ये होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 135 डिग्री 30 मिनट, व्हाट इज द ट्रू बियरिंग, ठीक है। आपको क्या बताना है, इसमें ट्रू बियरिंग बताना है। क्वेश्चन में आपको ट्रू बियरिंग बताना है। मैग्नेटिक बियरिंग दे रखा है आपका लाइन का, ठीक है, मैग्नेटिक बियरिंग दे रखा है, आपको ट्रू बियरिंग बताना है क्वेश्चन में। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका यदि हम बात करते हैं, चलिए दोनों एक्सिस ले लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट, डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन बता दे रहा हूँ इससे आसान पड़ता है आपके लिए, ठीक है। आपका डिक्लिनेशन दे रखा है, ये रहा डिक्लिनेशन, कितना दे रखा है डिक्लिनेशन आपका 5 डिग्री 15 मिनट वेस्ट में दे रखा है ना, 5 डिग्री 15 मिनट वेस्ट में ले लिया हमने, ठीक है। बियरिंग दे रहा है, मैग्नेटिक बियरिंग दे रखा है आपका, मैग्नेटिक बियरिंग कितना दे रखा है लाइन का, चलिए आपकी जो मैग्नेटिक बियरिंग दे रखी है ना वो दे रखी है, ये दे रखा है मैग्नेटिक बियरिंग, कितना दे रखा है मैग्नेटिक बियरिंग आपका 135 डिग्री 30 मिनट। और क्या पूछ रखा है आपका, व्हाट इज द ट्रू बियरिंग मीन्स, ये आपको पूछ रखा है, ये पूछ रखा है, माइनस कर लीजिए, इजी है, 5 डिग्री 30 मिनट माइनस 5 डिग्री 15 मिनट। या डायरेक्ट जिनको याद करना है तो याद कर लें यहां से, ट्रू ये दिखाई देगा, ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लिनेशन, ठीक है, डिक्लिनेशन। तो यहां से भी फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली वाले, ठीक है, यहाँ से आपको डायरेक्ट भी वैल्यू मिल सकती है। तो सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा 130 डिग्री 15 मिनट, सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू IS 411 1986 द स्पेसिंग ऑफ मेन होल्स above dash may be allowed on straight runs for sewers of diameter above 900, ठीक है। 900 mm से अधिक डायमीटर के लिए आपको क्या पूछ रखा है, स्पेसिंग पूछ रखा है मेन होल के लिए, तो यहाँ पे स्पेसिंग देख सकते हैं 900 to 1500 के लिए 90 to 150 mm, 1500 to 2000 के लिए 150 to 200 mm लेते हैं, और ग्रेटर देन 2000 के लिए 300 mm स्पेसिंग लेते हैं। तो किसके लिए पूछ रखा है आपका 900 के लिए पूछ रखा है, तो 90 to 150 लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजनिंग ऑफ वुड इज इनकरेक्ट, करा इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है सीजनिंग ऑफ वुड के लिए इनकरेक्ट है। ऑप्शन दे रखा है रिड्यूस द, अच्छा स्टेटमेंट है रिड्यूस द श्रिंकेज एंड वार्पिंग आफ्टर प्लेसमेंट इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। इंक्रीज द स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी, सही बात है। इंक्रीज वेट्स, नो। डिक्रीज क्या करता है, डिक्रीज, ठीक है। मेक इट डिफिकल्ट, नहीं, पेंटिंग के लिए सही बना देता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका इजी कर देता है इसको। तो दोनों स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ए सॉइल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 25%, फ्लो इंडेक्स 12% इफ द
प्लास्टिक लिमिट इज 15%, डिटरमाइन द टफनेस इंडेक्स। ठीक है, टफनेस इंडेक्स पूछ रखा है क्वेश्चन में आपको, तो आपको पता है टफनेस इंडेक्स क्या होता है। 1 सेकंड, कलर चेंज करने में मजा आ जाए। ठीक है, टफनेस इंडेक्स पूछ रखा है, टफनेस इंडेक्स। आप लोग कमेंट भी किया कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं ज़्यादा, सारे पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं तो आप लोग का रिस्पॉन्स भी होना चाहिए, बाकी अदर एग्जाम के पेपर सॉल्व कराएंगे। टफनेस इंडेक्स क्या होता है, आईपी अपॉन, ठीक है, आईपी अपॉन क्या होता है, आई फ्लो इंडेक्स, आईएफ कर देते हैं, प्लास्टिक फ्लो इंडेक्स। चलिए आईपी तो निकाल लेते हैं, आईपी तो हमें निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, आईपी क्या हो जाएगा, जब आईपी निकाले तो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, डब्ल्यू एल दे रखा है आपको 25%, ठीक है, 25 माइनस आपका प्लास्टिक लिमिट कितना दे रखा है 15%, कितना आ गए 25 में 15 को माइनस कर दीजिए 10%। ओके चलिए रख देते हैं। ठीक है, आईपी की वैल्यू 10 अपॉन इसकी आईएफ की वैल्यू दे रखी है 12 इंटू 100 कर लेते हैं, परसेंटेज में आपकी वैल्यू मिल जाएगी, कितना आएगा 83.33%। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर IS 456/2000 व्हाट इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ आरसीसी कंप्रेशन मेंबर ऑफ unsupported length that is effectively held in position and restrained against rotation at one end and at the other restrained against rotation but not held in position। अब इस तरह का क्वेश्चन खूब पूछ रखा है। ठीक है, इस कंडीशन को देकर क्वेश्चन खूब पूछ रखा है आपका। ठीक है, रिकमेंडेड वैल्यू पूछ रखा है, व्हाट इज द रिकमेंडेड लेंथ पूछ रखा है आपका, वैल्यू इफेक्टिव लेंथ का। कंडीशन क्या दे रखा है, अनसपोर्टेड लेंथ इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड एंड अदर एंड बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। तो इस स्टेटमेंट के लिए जो हमारी वैल्यू, अदर भी आपकी वैल्यू दे रखा हूँ जिसे आप देख सकते हैं, इसके लिए जो हमारी स्टेटमेंट के लिए वैल्यू आती है वो क्या आती है 1.2L। यहाँ पर आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं सबके लिए, कंडीशन के लिए 1.2L, 1.27 दे रखा है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूरी डिटेलिंग हमने कराई है आप लोगों के लिए। करा इफ 2% रिड्यूस्ड आफ्टर 2%। ओके, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, इफ 2% रिड्यूस्ड आफ्टर 2% इंक्रीमेंट। ओके, 2% रिड्यूस हो रहा है मतलब एन जो है N1 दे रखा है, कितना आपका 2% रिड्यूस हो रहा है ना, तो N1 माइनस में ले लेते हैं -2%। ओके, इंक्रीमेंट कितना का 2% तो N2 आपका 2%। ओके, रेट ऑफ ग्रेड ऑफ कंपनसेशन 0.4 पर 100 मीटर का दे रखा है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व की लेंथ पूछ रखा है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड दे रखा है कितने का 4% 100 मीटर पे। चलिए टोटल चेंज इन ग्रेड निकाल लेते हैं। तो टोटल चेंज इन ग्रेड मीन्स एन, लिखिए दें टोटल चेंज इन ग्रेड। ठीक है, एन कितना मॉड में लेते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, N1 माइनस N2, N1 माइनस N2, 1 सेकंड, N1 माइनस N2, थक गए बोल बोल के, कितना -2 -2 कितना 4 आ जाएगा, बाहर आएगा तो 4% मॉड से। टोटल लेंथ पूछ रखा है, निकाल देते हैं, 100 के लिए कर रहा है ना, चलो निकाल देते हैं। टोटल लेंथ कितना आ जाएगा 4 अपन किसी का 0.4 के लिए कर रहा है ना, 100 पे 0.4 इंटू 100 कितना आएगा आपका 1000 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करना आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रस शोन इन द गिवन फिगर। ठीक है, आपको बताना ये कौन सा टाइप का ट्रस आपका है। चलिए हमको ट्रस का टाइप कैसे बताते हैं, तो हम क्या देखते हैं, आपको इसको देखने के लिए हम देखते हैं क्या, एम इज लेस देन या ग्रेटर देन, जो भी हो, इज लेस देन ग्रेटर देन या इक्वल टू किससे 2j माइनस 3 से, कितना 2j। ठीक है, क्या देखते हैं 2j माइनस 3 से। चलिए अब देख रखते हैं वैल्यू। एम मेंबर कितने, नंबर ऑफ मेंबर
1 2 3 4 5 6, ओके 6। 2j-3 को देख लेते हैं, जॉइंट कितने हैं, 1 जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट, 4 जॉइंट और 5 जॉइंट है हमारे पास। ठीक है, जॉइंट 5 है, तो मेंबर 6, m इक्वल टू 6, j इक्वल टू 5। चलिए 2j-3 पर रखते हैं, 2 इंटू 5 माइनस 3 कितना हो गया ये, तो ये हो गया आपका 10, 10 में से 3 गया 7, 7। अब देखिए क्या आ रहा है आपका, m इज लेस देन आ रहा है आपका 2j-3, m आपका लेस देन आ रहा है किससे, 2j-3, तो आपका डेफिशिएंट ट्रस होगा, कौन सा होगा, डेफिशिएंट ट्रस होगा। यदि m इक्वल टू होता 2j-3, ये होता आपका परफेक्ट ट्रस, परफेक्ट ट्रस। ठीक है, और यदि आपका m इज ग्रेटर देन 2j-3 होता तो ये क्या होता आपका डेफिशिएंट, या सॉरी ये आपका ओवर स्टिफ हो जाता ना, रिडंडेंट या ओवर स्टिफ। इस पे भी क्वेश्चन पूछा है, कंडीशन याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statements related to manufacturing of the given material is true correct? चलिए बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। करें एस्फाल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड या पेट्रोलियम ऑयल, ओके। ये भी बात सही है, जो एस्फाल्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम, ये स्टेटमेंट तो सही है। टार इज मैन्युफैक्चर्ड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। यहाँ बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है पीडीएफ में, आपको मिल जाएगा डिटेल। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडजेक्टिव ऑफ वार्निशिंग ए सरफेस, ये कह रहा है इसमें से कौन सा सरफेस वार्निशिंग का एक आपका एडजेक्टिव नहीं है। टू प्रोटेक्ट द पेंटेड सरफेस फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एक्शन, बात सही है। टू ब्राइटन द अपीयरेंस ऑफ ग्रेन्स ऑफ फूड, सही है। टू रेंडर द ब्रिलियंसी ऑफ द पेंटेड सरफेस, ये बात सही है, ठीक है। ये गलत है, मेटल से कोई लेना देना नहीं है, मेटल से कोई लेना देना हमारा नहीं है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाए, नॉट एडजेक्टिव, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है, द मैक्सिमम मंथली डिमांड फॉर वाटर पर हेड इज इक्वल टू, मैक्सिमम मंथली डिमांड पूछ रखा है। यदि आपका मैक्सिमम मंथली डिमांड की बात करते हैं तो 1.28 इंटू एनुअल एवरेज मंथली डिमांड ऑफ द वाटर, ये रखा है आपका 1.28, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बाकी आप देख सकते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड 1.8 होता है, मैक्सिमम आवरली डिमांड 2.7 होता है, ये देख सकते हैं आपका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हेन concrete surface are exposed to alternate wetting and drying the exposure condition, कहा था ना पहले क्वेश्चन का, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक्सपोजर कंडीशन दे रखा है सीवियर के लिए, ठीक है। अब कंक्रीट सरफेस क्या होना चाहिए, एक्सपोज टू सीवियर रेन एंड अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग, या कम्प्लीटली इमर्स्ड इन सी वाटर, या एक्सपोज टू कोस्टल इन्वायरमेंट, ये सब कंडीशन किसके लिए है, सीवियर के लिए। वेरी सीवियर के लिए क्या है, कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे फॉर्म में, ये आपका वेरी सीवियर का। एक्सट्रीम का सरफेस मेंबर इज इन टाइडल जोन, ये आपका की पॉइंट्स है, क्या है, की पॉइंट्स हैं, इनको दिमाग में रखिएगा। तो आप एक्सपोजर कंडीशन बता सकते हैं, फिर ग्रेडिंग में बता लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, किसके कंडीशन में, तो ये सीवियर के कंडीशन में आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, विच ऑफ द रॉक टाइप्स बिलोंग्स टू इग्नियस रॉक, इनमें से कौन सा इग्नियस टाइप ऑफ रॉक से बिलोंग करता है, ठीक है, इसे इग्नियस टाइप के रॉक से बिलोंग करता है। यहाँ पर आपका इजी क्वेश्चन है, ये भी आप देखकर बता सकते हैं कौन सा इग्नियस टाइप से, मार्बल नहीं, सिस्ट नहीं, राइलोनाइट इग्नियस टाइप का एक रॉक है, स्लेट नहीं है, मेटामॉर्फिक, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The addition of chlorine at intermediate points, generally at service reservoir and booster pumping station in water supply distribution is called, ठीक है। जब आपका मान लीजिए वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सप्लाई करना पड़े, अब मानिए कि रिजर्वायर जो आपका ट्रीटमेंट रिजर्वायर दूर है,
अब वहां तक वाटर को पहुंचाने के लिए हमारी जो है जो क्लोरीन की आपकी क्वांटिटी है, ठीक है, वो आपकी 0.2 वाली मिलनी चाहिए। यदि वो नहीं फॉर्म हो रही है तो हम क्या करते हैं उसके लिए, ठीक है, तो उसके लिए हम इंटरमीडिएट में क्लोरीन को प्रोवाइड करते हैं और उसको कहते हैं रीक्लोरिनेशन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जब इंटरमीडिएट पॉइंट पर हम क्लोरीन फिर से ऐड कर रहे हैं उसको कहते हैं रीक्लोरिनेशन। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप देख सकते हैं प्री क्लोरिनेशन क्या होता है, पोस्ट क्लोरिनेशन क्या होता है, डिटेल दे रखा है पीडीएफ में, आपको मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट, फॉर द डिजाइन ऑफ ए स्टील मेंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है ना वो आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन इसका करेक्ट नहीं है। तो कह रहा है डेड लोड प्लस इरेक्शन लोड, ये करेक्ट है। डेड लोड प्लस इम्पोज, अब कभी भी इम्पोज लोड और विंड अर्थक्वेक लोड एक साथ नहीं आ सकता है। यहाँ विंड प्लस अर्थक्वेक लोड है, विंड प्लस अर्थक्वेक लोड छूट गया है। ठीक है, ये कभी एक साथ नहीं आएंगे। बाकी डेड लोड प्लस विंड और अर्थक्वेक लोड हो सकता है, प्लस नहीं हो सकता है कभी। ये आपका सही ऑप्शन होगा। बाकी आप देख सकते हैं कंडीशन। Correct, the bars of nominal diameter 16 mm used in compression for an RCC work consist of M30 grade concrete for which design bond stress is 1.5 Newton per mm square. The stress in bars at design is 50 Newton per mm square. What is the development length? ठीक है, आपको डेवलपमेंट लेंथ इस क्वेश्चन में पूछ रखा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है आपको, डेवलपमेंट लेंथ पूछ रखा है। और आपको पता है डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, बताइए। डेवलपमेंट लेंथ की बात करते हैं, एल डी इक्वल टू क्या होती है आपकी 0.87, ठीक है, एफ वाई इंटू डायामीटर मीन्स 5 अपॉन आपका 4 इंटू सिग्मा बी डी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 0.87 इंटू, अब क्या क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं आपका। ठीक है, तो यहाँ पर एफ वाई, यदि एफ वाई की हम बात करते हैं, ठीक है, तो कॉन्क्रीट फॉर विच डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर यदि हम देखें क्या क्या क्वेश्चन आपका 50, द स्ट्रेस इन टोटल, अच्छा स्ट्रेस आपका 50 का दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ आपको 50 का स्ट्रेस दे रखा है टो पे, 50 का। इसको चेंज कर लेते हैं ना, 50 को यदि हम चेंज कर लेते हैं किससे, स्टील के लिए है ना, तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा लेते हैं। 50 इंटू कितना का 1.15, 1.5 का 1.5, 5 दे रखा है कितना 16 mm, चलिए 16 mm अपॉन 4 इंटू टाउ बी डी। कॉम्प्रेशन के लिए कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है ना कंक्रीट के लिए, तो 1.5 इसको भी लगा लेते हैं यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना 1.5 है ना, तो इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लगा लेते हैं टाउ बीडी के लिए 1.25 का। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 105.82 mm। तो अब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें मैच द फॉलोइंग सीवर कंपोनेंट्स विद देयर फंक्शन। यहाँ पर सीवर कंपोनेंट्स दे रखा है, उनके फंक्शन को आपको बताना है। ठीक है, उनके क्या क्या फंक्शन है ये आपको यहाँ पर बता देना है। चलिए बताते हैं इसको। पहला कैच पिट, ठीक है, कैच पिट जो है ना, जो भी ग्रीट है, सैंड है, ठीक है, डेब्रिस है, इनको कलेक्ट करने के लिए हम सीवर में यूज करते हैं। तो कैच पिट पहले का सी मिल गया। ठीक है, चलिए फ्लशिंग टैंक की यदि बात कर लेते हैं, तो फ्लशिंग टैंक किसके लिए करते हैं, ठीक है, जो भी ब्लॉकेज हैं, ठीक है, जो भी आपके ब्लॉकेज हैं, ठीक है, जो भी आपके ब्लॉकेज हैं, ठीक है, उनको रिमूव करने के लिए, सीवर में जो भी ब्लॉकेज हैं उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लशिंग टैंक। ये मिल गया, ओके। लैंप होल्स की बात कर लेते हैं, तो लैंप होल्स हम प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन सीवर में आ रहे हैं उनको फाइंड करने के लिए, चेक करने के लिए लैंप होल्स प्रोवाइड करते हैं, तो इसके लिए ए मिल गया, ओके। यूल इज यूज टू कलेक्ट स्टोन वाटर फ्रॉम द रोड साइड। चलिए क्या क्या मिल रहा है, तो पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए और चौथे का बी।
सही ऑप्शन क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज वैलिड इन द केस ऑफ फ्लो थ्रू पैरेलल पाइप। ठीक है, कोई पैरेलल पाइप से फ्लो हो रहा है तो इनमें से कह रहा है कौन सा कंडीशन हमारा वैलिड होगा फ्लो थ्रू पैरेलल पाइप में। ठीक है, कह रहा है द लॉस ऑफ हेड इन ईच पैरेलल पाइप इज डिफरेंट। नो, एचएफ जो है वो आपका लॉस कभी भी डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, लॉस ऑफ द हेड पाइप ईच पैरेलल पाइप इज सेम। ठीक है, चलिए ये वैलिड नहीं हुआ, चलिए ये वैलिड नहीं हुआ। द रेट ऑफ डिस्चार्ज इन मेन लाइन इज इक्वल टू, हाँ, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q3 जो भी चला जाए। ठीक है, ये आपको सही बात है। कह रहा है द रेट ऑफ डिस्चार्ज इन मेन लाइन इज नॉट इक्वल टू, ये भी गलत है। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द मेन लाइन इज इक्वल टू द सम ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी पे इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत। सही ऑप्शन क्या होगा? वैलिड। ये आपको वैलिड होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है? ए बीम ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन हैविंग ए बेस विड्थ ऑफ 100 mm। ठीक है, 100 mm का आपका बेस विड्थ दे रखा है, 100 mm का बेस विड्थ दे रखा है और हाइट दे रखा है कितना? 150 mm का। सब्जेक्टेड टू ए शियर फोर्स ऑफ 15 किलोन्यूटन का शियर फोर्स आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। टाउ मैक्स पूछ रखा है। क्या होता है टाउ मैक्स? टाउ मैक्स की वैल्यू आपकी यहाँ पर पूछ रखी है। क्या होता है? 3/2 टाउ एवरेज। किसके लिए पूछ रखा है? ट्रायंगल के लिए ना। 3/2 टाउ एवरेज। ठीक है, बराबर टाउ एवरेज का मतलब व्यू अपॉन एरिया इंटू व्यू अपॉन एरिया। इसके लिए एरिया हम ट्रायंगल के लिए बात कर रहे हैं ना, इसके लिए बात कर रहे हैं ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा? एरिया की बात करें ट्रायंगल के लिए तो 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए v इंटू एच रख देते हैं। 3/2 इंटू व्यू कितना रखा है? सिर्फ 15 किलो न्यूटन का। चेंज कर लेते हैं, 15 गुणे 10⁻³ ऑन हाफ इंटू बी कितना रखा है? बेस विड्थ 100 और हाइट दे रखी है कितनी आपकी? 150। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है। आप लोग भी सॉल्व कीजिए इसे। तो सॉल्व करें तो वैल्यू आएगी आपकी 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 3 मेगापास्कल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In which type of shear failure does the failure surface not extends up to the ground surface when a strip footing rests on loose sand or soft clay? ठीक है, कह रहा है कि जब भी आपका, ठीक है, कह रहा है in which type of shear failure does the failure surface not extend। failure surface आपका extend नहीं होता है कहाँ तक? up to the ground surface। जब आपका strip footing आपका होता है किस पे? होता है आपका लूज और लूज सैंड पे या सॉफ्ट क्ले पे, तो वो होता है आपका पंचिंग शियर फेल्यूर। ठीक है, पंचिंग शियर फेल्यूर कहाँ आकर करता है? लूज सैंड और डीप फाउंडेशन में, जहाँ पर लो कॉम्प्रेसिबिलिटी हो वहाँ पर कौन आपका आकर करता है? वहाँ पंचिंग फेल्यूर आकर करता है। इसमें फेल्यूर के पैटर्न को हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A uniform rod of cross-sectional area A and length L is subjected to an axial pull of P. What is the change in length of rod? ठीक है, आपका रॉड के लेंथ में चेंज जो होता है उसको पूछ रखा है। बहुत इजी क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, क्या होता है आपको पता है? क्या होता है आपका? डेल L इक्वल टू PL अपॉन A। PL अपॉन A। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, 1 सेकंड, ये कहाँ से आ गया? PL अपॉन A, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स स्टेट दैट इफ ए बीम हैज n सपोर्ट्स। ठीक है, आपके बीम के पास n नंबर ऑफ सपोर्ट हैं, द एंड बीइंग फिक्स्ड, ओके, एंड आपका फिक्स है, देन द सेम नंबर ऑफ इक्वेशंस रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द सपोर्ट्स moments may be obtained from the consecutive pairs of spin। ठीक
इस पेंस को पेयर को बना बनाकर हम क्या करते हैं, एंड मोमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसमें जितने नंबर ऑफ सपोर्ट हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशन को यूज करके। वो स्टेटमेंट आपका कौन कहता है, तो वो स्टेटमेंट आपका कहता है क्लैपेरॉन्स थ्योरम, ठीक है। वो स्टेटमेंट कौन देता है, क्लैपेरॉन्स थ्योरम। और ये जो है एप्लीकेशन कभी भी ट्रस या फ्रेम के लिए नहीं होता है, या कोई फिक्स सपोर्ट के लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं होता है। याद रखिएगा, किसके लिए, कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए एप्लीकेबल होता है। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाय, किसी भी सॉइल सैंपल के वाटर कंटेंट को यदि हमें डिटरमाइन करना है तो हम किसके द्वारा डिटरमाइन करेंगे, पिक्नोमीटर मेथड, पिटेट मेथड, पिपेट मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड, वन पॉइंट मेथड। किसके द्वारा करते हैं, पिक्नोमीटर मेथड के द्वारा हम करते हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं किसके किसके द्वारा हम वाटर कंटेंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस रिलेटेड टू बिटुमिनस मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बिटुमिनस मटेरियल को यदि हम बनाते हैं तो उसके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, बिटुमिनस इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है। तो पहली बात, ये आपका नॉन क्रिस्टलाइन होता है। क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन। क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन। ये पहले गलत मिल गया। tar is produced by destructive distillation of organic material such as coal, ignite। ये आपकी बात जो है सही कह रहा है कि आपका टॉर जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल के डिस्टिलाइजेशन से मिलता है, जैसे आपका कोल, ऑयल, लिग्नाइट, वूल। ये स्टेटमेंट सही है। तो 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, बहुत मेहनत हो गया। What is the function of the chemical SO3 present in ordinary Portland cement। आपके ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, ठीक है, आपका SO3 यदि प्रेजेंट होगा तो SO3 क्या देगा आपको, ये आपको सीमेंट को क्या करेगा, अनसाउंड बनाएगा। जब ये एक्सेस क्वांटिटी में हो जाएगा तो मेक सीमेंट साउंड। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए सही ऑप्शन जो हमको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी है। और इसकी क्वांटिटी 1 to 2% है तो सही है, बाकी दिक्कत है। तो हमने पूरी पेपर को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। पूरे पेपर को हमने सॉल्व कर लिया। तो थैंक यू एवरीवन, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो क्या कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी अदर भी पेपर का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड आपको करने वाले हैं। सो थैंक यू एवरीवन।